नमस्कार दोस्तों, मैं रामकेश मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स एट गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। आज हम बात करेंगे डीटीएल व टीटीएल द्वारा तार्किक द्वार परिपथों की प्राप्ति। तार्किक परिपथों में प्रयुक्त अवयवों के आधार पर अनेक रूपों में तार्किक द्वारों की रचना की जा सकती है। एकीकृत परिपथों यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स में दो प्रमुख तकनीकी हैं। एक है बाइपोलर यानी द्विध्रुवीय, दूसरी है MOS मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर यानी धातु ऑक्साइड अर्धचालक। यहाँ हम केवल द्विध्रुवीय कुलों यानी बाइपोलर फैमिलीज के तार्किक द्वार परिपथों का वर्णन करेंगे। इस द्विध्रुवीय वर्ग में तीन प्रमुख हैं। एक है DTL डायोड ट्रांजिस्टर तार्किक, दूसरा TTL ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर तार्किक, तीसरा ECL उत्सर्जक युग्मित तार्किक। यह हम केवल दो डायोड ट्रांजिस्टर तार्किक और ट्रांजिस्टर तार्किक DTL TTL के अध्ययन करेंगे। DTL TTL का अध्ययन करने से पहले हम कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। इसमें ट्रांजिस्टर स्विचन काल, ट्रांजिस्टर स्विचिंग टाइम्स। पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा कि एक स्विच के रूप में ट्रांजिस्टर का अध्ययन करने के लिए उपनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास परिपथ का विचार करते हैं, तो इसको आप देखा होगा। तो यहाँ समचितायाम की स्पंद वोल्टता ट्रांजिस्टर के निवेश पर आधार व उत्सर्जक के मध्य प्रतिरोध RS द्वारा आरोपित की गई है। स्पंद वोल्टता के दो स्तर V2 V1 है। माना स्तर V2 ट्रांजिस्टर अंतर स्थिति में है और स्तर V1 पर सतह में है। तो देखिएगा, ये जो अपने निवेश स्पंद तरंगा करती है टाइम समय t और वोल्टता के बीच का, इसमें इसका स्पंद वोल्टता इस प्रकार के कुछ है। तो ये जो बता रहा है कि स्तर V2 पर ट्रांजिस्टर अंतर स्थिति में, यानी कि V2 में अंतर स्थिति में और V1 पर क्या हो गया, संतृप्त स्थिति में हो गए। परिणामी संग्राहक धारा तरंगाकृति में प्रदर्शित की गई है। हम देखते हैं कि संग्राहक धारा निवेश संकेत की पूर्ण रूप से अनुयायी नहीं होती है, अतः प्रत्येक स्विच ओवर यानी कि ऑन से ऑफ या ऑन से ऑफ या ऑफ से ऑन पर विलंब होता है। और संग्राहक धारा को शून्य से अपने अधिकतम मान ICS के 10% तक पहुंचने में लगा समय विलंब काल कहलाता है। ये देखिएगा आप, ये जो ग्राफ है ये टाइम और IC यानी कि संग्राहक धारा कलेक्टर करंट के बीच में है। इसमें बताया है कि इन्होंने जब, कहने की मतलब संग्राहक धारा निवेश संकेत की पूर्ण रूप से अनुयायी नहीं होती है, यानी कि प्रत्येक स्विच ओवर ऑन से ऑफ या ऑफ से ऑन में विलंब होता है। तो संग्राहक धारा को शून्य से अपने अधिकतम मान ICS के 10% पहुँचने में लगा समय विलंब काल यानी डिले टाइम कहलाता है, जिसे TD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आप देख पा रहे हो 0 से 10% तक, ये जो है ये TD लिखा है। आगे देखिएगा, इसी प्रकार संग्राहक धारा को सक्रिय क्षेत्र में ICS के 10% से 90% तक पहुंचने में लगा समय उत्थान काल यानी कि राइज टाइम कहलाता है, जिसे TR से डिनोट करते हैं। इसको भी देखिएगा आप, ये 10% से 90% तक यहाँ की बात कर रहा है, इसको TR से लिखा है। आगे देखिएगा, इसी में विलंब काल TD व उत्थान काल TR का योग ऑन प्रारंभक काल टर्न ऑन टाइम यानी T ऑन कहलाता है, अतः T ऑन बराबर TD प्लस TR। इसको भी देखिएगा, ये T ऑन है, दोनों का जोड़ है, ये T ऑन कहलाता है। आगे देखिएगा कि जब निवेश संकेत समय T बराबर T पर अपने मूल मान पर लौटता है तो संग्राहक धारा अपने मूल पर तुरंत नहीं लौटती। निवेश संकेत में संक्रमण T बराबर T पर तथा IC को ICS से घटकर इसके 90% तक पहुँचने के क्षण के मध्य का समांतराल संग्रहण काल कहलाता है। संग्रहण काल कहलाता है, इसको देखिएगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का है, इसको TS लिखा है, यानी कि स्टोरेज टाइम यानी संग्रहण काल। पुनः धारा IC को ICS के 90% 10% तक घटने में लगा समय अपतन काल यानी फॉल टाइम कहलाता है, इसे TF से डिनोट करते हैं। इसको भी देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम है TF, उसको इन्होंने कहा है फॉल टाइम। अतः T ऑफ बराबर TS प्लस TF, तो ये T ऑफ बराबर क्या होगा, TS प्लस TF। तो यानी कि हमने यहाँ जो देखा, जिसमें चार प्रमुख जो टर्म्स है, एक है विलंब काल यानी डिले टाइम, इसको TD से लिखा। दूसरा है राइजिंग टाइम यानी कि TR से लिखा है इसको हमने, यानी इसको कहा इन्होंने उत्थान काल। तीसरा है स्टोरेज टाइम यानी कि
संग्रहण काल, इसको TS से लिखा। और चौथा है अपतन काल यानी फॉल टाइम, इसको TF से लिखा। और इसकी टी ओन में क्या, टी ओन बराबर TD प्लस TR और टी ऑफ बराबर TS प्लस TF, इन टर्म्स के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं नॉट गेट के लिए। तो आप चित्र को देख पा रहे हो, ये जो डायग्राम्स है इसमें एक द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर है और जो उपरिष्ट उत्सर्जक विन्यास में है, ये आप देख पा रहे हो। इधर कैपेसिटर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इनपुट है VI वोल्टेज, इसमें फिर I1 धारा बह रही है या I2 धारा बह रही है। इसका बेस, ये इसका मीटर, इसका कलेक्टर हो गया, ये बैटरी लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसका आउटपुट है और ये आउटपुट वोल्टेज हमको मिल रही है। यह सिग्नल दिया हुआ है 0 से 1 और यह इसका उल्टा मिल रहा है हमको। तो देखिएगा कि जिसमें निर्गम निवेश की विपरीत कला में है, ये आप देख पा रहे हैं, इसमें दिक्कत है। निवेशी संकेत की अनुपस्थिति में अर्थात जब इनपुट क्या हो, 0 हो, A बराबर 0 पर संग्राहक धारा 0 है, क्योंकि ट्रांजिस्टर की उत्सर्जक आधार संधि क्या है, कट ऑफ रीजन के लिए उत्क्रम बायसित है, यानी फॉरवर्ड बायस में नहीं होकर रिवर्स बायस में है। तो इसमें क्या होगा, निर्गम संकेत संग्राहक सप्लाई वोल्टता के तुल्य हो जाता है और हमें क्या मिलता है, निर्गम पर Y बराबर 1 मिलता है, अतः इसका उल्टा मिलता है, A बार प्राप्त होता है। जब एक धनात्मक वोल्टता A बराबर 1 निवेश पर प्रयुक्त की जाती है तो ट्रांजिस्टर में क्या होता है, धारा का चालन होता है, जिससे निर्गम वोल्टता न्यून स्तर पर आ जाती है और निर्गम चर Y बराबर 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि निर्गम संकेत केवल तभी प्राप्त होता है जब निवेश पर संकेत 0 अर्थात नहीं होता है। इस प्रकार यह परिपथ एक नोट द्वार की बात ही कार्य करता है। इसको आपने देखा कि यहाँ पर इस जब इनपुट के रूप में हमने अगर 0 दिया है तो हमें क्या मिल रहा है, संग्रह धारा 0 मिल रही है। उसका कारण क्या है कि इसकी जो उत्सर्जक आधार संधि है उसी कट ऑफ रीजन के लिए ये उत्क्रम बायसित है। तो क्या होता है, जो निर्गम संकेत होते हैं वो संग्रह सप्लाई के वोल्टता यानी प्लस VCC के तुल्य प्राप्त हो जाता है। और जब तो इसकी स्थिति में क्या होता है, हमें Y बराबर 1 प्राप्त होता है वहाँ से। और जब एक धनात्मक वोल्टता मतलब एक Y इनपुट इसमें अपन 1 देते हैं तो क्या होता है कि ट्रांजिस्टर में धारा का चालन होता है और जिससे निर्गम पर संग्रह वोल्टता न्यूनतम स्तर पर आ जाती है और हमें आउटपुट के रूप में क्या मिलता है, 0 प्राप्त होता है। इसको आप और देख सकते हो थोड़ा सा, इसमें जो कुछ लिखा हुआ है कि परिपथ में संधारित्र C जो लगा हुआ है वो 100 पिकोफैराड है, प्रतिलोम की क्षणिक अनुक्रिया में सुधार करता है। क्योंकि जब निवेश संकेत VI अचानक से 1 से 0 हो जाता है तो ये संधारित्र ट्रांजिस्टर के आधार क्षेत्र में संचित अल्पसंख्यक आवेश वाहक को बढ़ाने कार्य करता है, जिससे ट्रांजिस्टर शीघ्र संतृप्त स्थिति से अंतक स्थिति में आ जाता है। जैसे कि तार की परिपथ जो VI बराबर 0 होता है तो आधार खुले परिपथ में होता है और ट्रांजिस्टर अंत क्षेत्र में होता है, तो इसकी जो वोल्टता होगी VB बराबर -RB अपॉन R प्लस RB इंटू VBB। यह ऋणात्मक होने से ट्रांजिस्टर निश्चित रूप से अंत क्षेत्र में होगा, अतः VI उच्च वोल्टता की अवस्था में है और आधार दर IB का मान इतना होना चाहिए कि वह ट्रांजिस्टर को संतृप्त क्षेत्र में ला सके। और यदि संतृप्त अवस्था में संग्रह द्वारा IC सैचुरेशन हो तो IB इज ग्रेटर देन इक्वल टू IC सैचुरेशन डिवाइड बाई HAP। लेकिन IC सैचुरेशन का मान इस प्रकार होता है VCC माइनस VCE सैचुरेशन डिवाइड बाई RC। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि VCE सैचुरेशन इज़ वेरी वेरी लेस देन VCC, तो इसका IC सैचुरेशन का मान होगा VCC अपॉन RC। तो IB इज ग्रेटर देन इक्वल टू VCC अपॉन RC इंटू HAP। सतत अवस्था में आधार उत्सर्जक वोल्टता VB का मान होता है और इस चित्र के अनुसार IB क्या होता है, I1 माइनस I2 होता है। तो I1 का मान इस प्रकार होता है, I2 का मान इस प्रकार होता है, इनका मान अपन ज्ञात कर सकते हैं, तो IB का मान प्राप्त हो जाएगा हमको। अब हम बात करते हैं एंड गेट के लिए। एंड गेट में भी डायोड तार्किक यानी DL व्यवस्था के लिए, तो इसका चित्र दिखाया गया, इसको आप देखिएगा। इसका चित्र है, इसमें A, B और C 3 हमारे पास इनपुट है
इनके में आर आर रेजिस्टेंस D1 D2 D3 डायोड लगे हुए हैं। ये इसका पी सिरा, ये इसका एन सिरा है, ये इसका आउटपुट है और इसकी निवेशी वोल्टताएँ हैं। V0 को 0 से और V1 को उच्च वोल्टता 1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है और उधर आउटपुट वोल्टता दिखाई गई है। तो इस परिपथ में निवेशों की संख्या के बराबर डायोड प्रयुक्त किए जाते हैं। बिल्कुल D1 3 निवेशी है तो 3 डायोड लगे हुए हैं। धनात्मक तार की व्यवस्था में सभी डायोडों के पी टर्मिनल पर एक प्रतिरोध R के द्वारा वोल्टता +5 वोल्टता यानी VR को धनात्मक से जोड़ दिया गया है। इसका जो आउटपुट के रूप में जोड़ दिया गया है, ठीक है। जब भी कोई निवेश अवस्था 0 पर अर्थात वोल्टता स्तर V0 पर होता है तो उससे जुड़ा डायोड क्या होता है, अग्रवासित होने से चालन अवस्था में होगा। क्योंकि ये डायोड इस प्रकार लगे हुए हैं कि जब इनपुट 0 होगा तो डायोड क्या होगा, यानी इसका एन सिरा किसे जुड़ रहा है, 0 से जुड़ रहा है इसमें, तो क्या होता है डायोड क्या होगा, अग्रवासित होने से क्या होगा, चालन अवस्था में होगा, जिसे निर्गम पर वोल्टता स्तर V0 प्राप्त होती है और जिसके संगत निर्गम मूल्य चर y बराबर 0 प्राप्त होता है। जब सभी निवेश अवस्था 1 पर अर्थात वोल्टता स्तर V1 पर होते हैं तो सभी डायोड क्या हो जाते हैं, उत्क्रम बायसित हो जाते हैं। मतलब जब इसका मान उच्च होगा इनपुट का तो ये क्या हो जाएगा, एन सिरा उच्च होने के कारण रिवर्स बायस में होंगे। रिवर्स बायस में होने के कारण सभी क्या होंगे, डायोड अचालन अवस्था में होंगे, मतलब धारा का चालन नहीं होगा। इससे निर्गम पर वोल्टता उच्च स्तर यानी V1 प्राप्त होता है। मतलब इसके संगत निर्गम मूल्य क्या होता है, y बराबर 1 प्राप्त होता है। तो इसमें कहने का मतलब यही है कि जो डायोड है उसको इस तरह लगाया हुआ है कि पी सिरा उसका इस तरह है, एन सिरा रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है इसमें। तो जैसे ही इनपुट में अपन 0 देते हैं तो डायोड हमारा होता है वो फॉरवर्ड बायस में हो जाता है, उससे धारा का चालन हो जाता है और हमें आउटपुट में क्या मिलता है, धारा का चालन हो जाता है। ओके, एक बार देखिएगा इसको कि जब भी कोई निवेश 0 अवस्था में होगा तो उससे जुड़ा डायोड क्या होगा, अग्रबायस में हो जाएगा, उसे चालन अवस्था में होगा तो हमें निर्गम पर क्या मिलता है, वोल्टता निम्न स्तर पर प्राप्त हो जाती है और जिसकी संगत हमें क्या मिलता है, y बराबर 0 प्राप्त होता है। और जब निवेश 1 हो जाता है, सभी निवेश 1 अवस्था में हो जाता है तो सभी डायोड क्या होता है, रिवर्स बायस में हो जाएंगे, इससे धारा चालन नहीं होगा और निर्गम पर वोल्टता उच्च स्तर पर प्राप्त होती है और y बराबर 1 प्राप्त होता है हमको। अब इसी में अब आगे देखते हैं, दूसरा है डायोड ट्रांजिस्टर तार यानी DTL, डायोड ट्रांजिस्टर तार की व्यवस्था। इसका भी चित्र दिखाया गया, चित्र देख पा रहे हो आप। इसमें A और B और C 3 अपने पास इनपुट हैं, इनके रेस्पेक्ट में V1 V2 V3 3 इनपुट निवेशी वोल्टताएँ हैं। डायोड D1 D2 D3 लगा हुआ है, इसको इस तरह जोड़ा गया है, ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसकी V+VCC लगा हुआ है, ये इसका आउटपुट लिखा हुआ है, इसका ग्राउंड और ये RE लिखा हुआ है। इसको देखिएगा आप, जब निवेश A B C में से कोई भी 0 होते हैं तो संगत डायोड प्रतिरोध R के द्वारा अग्रवाहित हो जाता है। बिल्कुल इनको देखिएगा, A B C कोई भी 0 है तो क्या होगा, वो डायोड जो भी होगा 0 वाला वो क्या होगा, अग्रवायस में होगा और अग्रवायस में होने के कारण अग्रवायस वोल्टता ट्रांजिस्टर की EB संधि उत्सर्जक आधार संधि प्रतिरोध RE के श्रेणी संयोजन पर आरोपित होती है, जिससे कि ट्रांजिस्टर की EB संधि यानी उत्सर्जक आधार संधि को प्रारंभिक वोल्टता से कम मान की अग्रवायस प्राप्त होती है। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है, अंतक अवस्था में बना रहता है, कट ऑफ रीजन में बना रहता है, जिससे क्या होता है, हमें निर्गम पर वोल्टता क्या मिलती है, हमें 0 मिलती है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, y बराबर 0 प्राप्त हो रहा है। जब निवेश A B C तीनों 1 होते हैं अर्थात A बराबर B बराबर C बराबर 1 होता है तो तीनों डायोड उत्क्रम बायसित होने से धारा का चालन नहीं होता है। अब +VCC वोल्टता का पतन R प्रतिरोध R उत्सर्जक आधार संधि तथा प्रतिरोध RE के संयोजन पर होता है, जिससे EB संधि को प्रारंभिक वोल्टता से अधिक मान के अग्रवायस वोल्टता प्राप्त होती है और ट्रांजिस्टर क्या होता है, चालन अवस्था में आ जाता है और जिससे क्या मिलता है, हमें निर्गम V0 उच्च अर्थात उच्च प्राप्त होती है, तो y बराबर 1 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें निवेश A B C तीनों 1 होने पर हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है और यही एंड गेट की क्या है,
सत्यमान सारणी से प्राप्त होता है। तो इसमें हमने देखा कि जब क्या हो रहा था, हमको कोई भी जीरो था, तीनों में डायोड में से अगर इनपुट में जीरो जा रहा था किसी में भी, तो वो डायोड तो क्या हो रहा था, अग्रवाइस में कार्य कर रहा था। और अग्रवाइस में कार्य करने के कारण, लेकिन जो ट्रांजिस्टर है उसकी उच्च आधार संति और जो आरी लगा हुआ है रेजिस्टेंस, वहाँ हमको क्या मिलती थी, जो वोल्टता प्राप्त हो रही थी ना, वो क्या हो रही थी, ऑन, जो अपने पहले पढ़ा था, मतलब कि प्रारंभिक वोल्टता वो कम मान की प्राप्त हो रही थी। और जिससे क्या हो रहा था, जैसे ट्रांजिस्टर जो था वो कट ऑफ रीजन में ही था, अंतक अवस्था में ही था, और हमें आउटपुट क्या मिल रहा था, जीरो मिल रहा था। लेकिन जब तीनों वन हो जाते हैं तो डायोड तो हो जाएंगे रिवर्स बायस में, तो धारा का चलन होगा नहीं। लेकिन जो प्लस वीसी वोल्टता का पतन है और उसके संयोजन में है, उससे क्या होता है, प्रारंभिक वोल्टता अधिक मान की अगर बायस वोल्टता प्राप्त होती है, और जिससे धारा का ट्रांजिस्टर चालनावस्था में होता है, और हमें क्या मिलता है, वाई बराबर वन प्राप्त होता है। इसी में आगे है ट्रांजिस्टर तार की TTL व्यवस्था। तो इसके लिए TTL व्यवस्था के लिए दो निवेश की TTL के लिए एंड द्वार का परिपथ दिखाया गया है। आप देख पा रहे हैं इसमें Q1 Q2 दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। इसका A इनपुट B इनपुट है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसके रेस्पेक्ट में ये निवेशी वोल्टता V1 और V2 लगी हुई है, एक्स ये लगा हुआ है, V प्लस VC लगा हुआ है, RC लगा हुआ है, और तीसरा ट्रांजिस्टर Q3 भी लगा हुआ है, और ये आउटपुट मिल रहा है हमें, इसको ग्राउंड किया हुआ है, ये आप देख पा रहे हो। तो जब निवेश A और B में से कोई एक या दोनों शून्य वोल्टता स्तर पर होते हैं, यानी कि जब हमारा इनपुट दोनों जीरो हो या एक भी जीरो हो, तो क्या होगा, उससे समझे ट्रांजिस्टर जो Q1 Q2 है, ये दोनों है, वो क्या होता है, कट ऑफ रीजन में आ जाते हैं, अंतक क्षेत्र में आ जाते हैं। ताकि चूंकि दोनों ट्रांजिस्टर क्या श्रेणीक्रम में जुड़े हुए हैं, अतः एक भी ट्रांजिस्टर अगर कट ऑफ रीजन में आ रहा है तो दूसरा ट्रांजिस्टर श्वेत अंतर क्षेत्र में आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आप देख पा रहे हो इनको दोनों को। तो इस स्थिति में क्या होगा कि बिंदु एक्स पर वोल्टता धनात्मक हो जाती है। जब कट ऑफ रीजन में आ जाएंगे तो यहाँ पर वोल्टता क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, और धनात्मक वोल्टता ट्रांजिस्टर Q3 को क्या करती है, संतत अवस्था में कार्य करती है। ये जो संतत अवस्था में कार्य करेगा ट्रांजिस्टर Q3, और जिससे क्या होता है, निर्गम पर वोल्टता B0 निम्न स्तर की अथवा वाई बराबर जीरो प्राप्त होती है। जब निवेश A और B दोनों ही वन अथवा उच्च अवस्था में होते हैं, तो दोनों ट्रांजिस्टर Q1 Q2 क्या होते हैं, संतृप्त अवस्था में होते हैं, जिससे एक्स पर वोल्टता लगभग शून्य जाती है। और ट्रांजिस्टर Q3 क्या होता है, अंतक क्षेत्र यानी कट ऑफ रीजन में हो जाता है, यानी ऑफ अवस्था में होता है, और जिससे निर्गम पर हमें क्या मिलती है, उच्च वोल्टता प्राप्त होती है अथवा वाई बराबर वन प्राप्त होती है। तो इसमें भी हमने देखा, इसकी भी स्टोरी यही है कि इसमें दो ट्रांजिस्टर इस प्रकार Q1 Q2 है, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तीसरा Q3 है वो इस प्रकार लगा हुआ है। तो जैसे ही इसमें निवेशी में अगर दोनों जीरो हैं, A और B दोनों जीरो हैं, या कोई एक भी जीरो है, तो क्या होगा, संबंधित ट्रांजिस्टर है वो क्या होगा, कट ऑफ रीजन में होगा, यानी अंतक अवस्था में होगा, यानी ऑफ अवस्था में होगा। चूँकि दोनों श्रेणी क्रम में हैं, तो अगर एक भी ऑफ अवस्था में और दूसरा भी ऑफ अवस्था यानी कि कट ऑफ रीजन में आ जाएगा। और जब दोनों कट ऑफ अवस्था में आ गए, एक भी आ गए, दोनों आ गए, तो हमें क्या मिल रहा है, एक्स पर उच्च वोल्टता प्राप्त हो रही है। और जो उच्च वोल्टता मिल रही है एक्स पर, वो हमें क्या, उसके क्या हो रहा है, उसे Q3 हमें किसे मिल रहा है, Q3 जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है वो संतृप्त क्षेत्र में अवस्था में हो जाता है, और जिससे क्या होता है, हमें निर्गम पर वोल्टता क्या मिलती है, निम्न स्तर की मिलती है, जीरो प्राप्त होती है। और जब दोनों निवेश वन होते हैं तो Q1 Q2 संतृप्त अवस्था में हो जाते हैं, और एक्स पर वोल्टता लगभग शून्य हो जाती है, और ट्रांजिस्टर Q3 क्या होता है, अंदर क्षेत्र में हो जाता है। तो इस अवस्था में क्या मिलता है, निर्गम पर उच्च वोल्टता यानी वाई बराबर वन प्राप्त होती है। इस प्रकार हमने जो आज देखा, आज हमने बात की DTL TTL तार की व्यवस्था की। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण टर्म थे, ट्रांजिस्टर स्विचन काल में विलंब काल यानी डिले टाइम यानी TD, राइज टाइम उत्थान काल राइज टाइम यानी TR, संग्रहण काल यानी स्टोरेज टाइम यानी TS, फॉल टाइम अपतन काल यानी TF। इन चार महत्वपूर्ण टर्म्स के बारे में बात की। इसके बाद हमने नॉट गेट के लिए बात की ट्रांजिस्टर की अवस्था में, और इसके बाद हमने एंड गेट के लिए डायोड तार की व्यवस्था की बात की, डायोड ट्रांजिस्टर तार की व्यवस्था DTL की बात की, और इसी के ट्रांजिस्टर तार की व्यवस्था की बात की। अगले वीडियो में हम देखेंगे OR गेट के लिए
DL, DTL और TTL व्यवस्था और NAND गेट और NOR गेट के बारे में। थैंक यू।